नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मून की एक प्रेडिक्टिव टेक्निक को, एंड आई टोल्ड यू कि मैं आपको अगली वीडियो में नाड़ी पर्सपेक्टिव से फ्रॉम शुक्र नाड़ी टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल शेयर द प्रेडिक्शंस फॉर द मून इन एवरी हाउस। तो इस वीडियो में हम चंद्रमा की हर एक घर में प्लेसमेंट की क्या प्रेडिक्शन है, क्या प्रेडिक्शन बताई गई है नाड़ी ज्योतिष में, खासकर शुक्र नाड़ी में, वो आपको बताऊंगा। कुछ एडिशंस अपनी साइड से भी करूंगा, एज इट इज़ वही वाला आपको नहीं बताने वाला हूँ। सो इट विल बी अ मिक्सचर, बट हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें नाड़ी से हैं, तो काफ़ी चीज़ें अभी मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ कि वो कितना हद तक करेक्ट है, क्योंकि काफ़ी एक अच्छी प्रेडिक्शंस भी इसमें मैंशनड है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो मून इन द फर्स्ट हाउस, चंद्रमा पहले घर में। तो शुक्र नाड़ी से अगर मून फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा अगर पहले घर में है, तो ऐसे जातक को लाइफ में दो बार थ्रेट होगा, दो बार खतरा होगा। एक तो पानी से, दूसरा अग्नि से। फिर शुक्र नाड़ी में नीचे ही मेंशन्ड है कि 4 बार भी लाइफ में रिस्क हो सकता है ड्यू टू वाटर, फायर और अ फीवर ऑल्सो। तो अगर आपके लगन में चंद्रमा है, आप देखिए आपको वाटर के कारण कोई संकट आ गया हो लाइफ में, या फायर इंजरी हो गई हो, या पानी से होने वाली जो बीमारियां होती है जो खराब पानी से हो जाती हैं, तो इस तरह की कोई बीमारी जो खराब पानी कंज्यूम करने से, इस तरह की वाटर बेस्ड जो डिसीजेज हैं वो हो जाए, या कोई क्रॉनिक फीवर हो जाए। दूसरा, इट सेज द पर्सन विल बी गुड लुकिंग, विल हैव अ गुड कॉम्प्लेक्शन। अगर जातक अगर जो लगन है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बेनिफिक ग्रहों की दृष्टि हो, द पर्सन विल हैव अ गुड कॉम्प्लेक्शन एंड इट इज जनरली अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड हाउस मून। अब देखिए ये चीज़ काफ़ी अलग है, ये आपने कहीं मतलब पढ़ी नहीं होगी, मतलब दिस इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए मैंने आपको लगा आप खुद भी इसको टेस्ट करें, क्योंकि मैं भी अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा, अगर मून को मैं कार का लेता हूँ, ट्रैवलिंग का कार का मून है, वाटर बेस्ड जर्नी या ओवरसीज जाने का कार का मून है, तो 25th रनिंग की एज आप देखें, 20, अगर आपके फर्स्ट हाउस में मून है, फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा है, तो आप देखें 25th रनिंग की जो एज है उसके आसपास आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रेवलिंग हुई हो, या आप कहीं फॉरेन गए हो, या एनी मेजर एयर ट्रेवल और वाटर बेस्ड ट्रेवल अराउंड 25th एज ऑफ द लाइफ, अगर मून फर्स्ट हाउस में है तो। कमिंग टू द सेकंड हाउस मून। सेकंड हाउस मून का देखिए, शुक्र नाड़ी कहती है द पर्सन विल पोजेस एनिमल्स। हो सकता है घर में गाय या इस तरह का मिल्क गिविंग एनिमल्स हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, अगर मून इज इन द शुक्ल पक्ष, तो हो सकता है जातक की 2 शादियां हों। ये काफ़ी रेयर प्रेडिक्शन है। तो शुक्र नाड़ी से अगर मून सेकंड हाउस में अकेला बैठा है, अलोन है, यहाँ पे मैं अकेले चंद्रमा की ही बात करूंगा, बाकी प्लैनेट से प्रेडिक्शन टोटली चेंज हो जाएगी। तो मून अगर सेकंड हाउस में अकेला बैठा है, अलोन है, देन दिस मून इन द सेकंड हाउस अलोन, अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है ये, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के लिए प्रेडिक्शन बताई गई, जातक की 2 शादियां हो सकती हैं। अब इसको कंफर्म कैसे करोगे आप? इसको कंफर्म करने के लिए आप शुक्र की स्थिति देखें। अगर शुक्र की स्थिति देख के भी आपको 2 शादी के योग दिखते हैं, या सप्तम घर की स्थिति देख के भी आपको 2 शादी के योग दिखते हैं, तो नो डाउट ये 2 शादी या 2 मैरिजेस आपको दे सकता है। तीसरी बात सेकंड हाउस के मून के लिए कही गई, द पर्सन विल एक्वायर सम लेगेसी या विल इनहेरिट प्रॉपर्टी, मतलब जातक को कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी, या कोई लेगेसी जातक को मिलेगी। और एक और चीज़ मेंशन दी, पर्सन विल बी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, ज्वेलरी। तो इस तरह की चीज़ों का, परफ्यूम, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का जातक को बहुत शौक होगा, और इन सब चीज़ों का जातक एक कलेक्शन बनाएगा। और सबसे मेन प्रेडिक्शन सेकंड हाउस मून के लिए जो बताई गई, दैट इज द पर्सन विल हैव अ वाक सिद्धि। तो ये भी मेंशन्ड है कि पर्सन जो जातक है उसका वाक सिद्धि होगी, एंड ड्यू टू दी वाक सिद्धि जो भी जातक बोलेगा वो प्रेडिक्शन सही हो सकती है, और जातक ज्योतिष की डीप नॉलेज एक्वायर करेगा, रेयर नॉलेज, रेयर सीक्रेट्स, रेयर टेक्स्ट पढ़ेगा। तो सेकंड हाउस मून अगर है तो इस तरह की कुछ प्रेडिक्शन आप देखिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में सेकंड हाउस मून आपको दिखे, सो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड हाउस मून। तीसरे घर में चंद्रमा के लिए शुक्र नाड़ी ने क्या कहा? तो तीसरे घर में चंद्रमा के लिए शुक्र नाड़ी ने काफ़ी अलग सी चीज़ कही कि जातक को प्रॉपर्टी से गेन होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, जातक प्रॉपर्टी से कमाएगा।
अब ये भी टेस्टिंग फेज पे ही है, अभी कुछ चार्ट्स पे मैंने लगाया, काम करता है। सो आप देखिएगा तीसरे घर का चंद्रमा है, आपको रेंटल इनकम आती है। तीसरे घर का चंद्रमा है आपको प्रॉपर्टी से कोई मेजर गेन हुआ है, सेल परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी से कोई गेन हुआ है, या कोई रियल एस्टेट में है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, तो तीसरे घर के चंद्रमा को आप प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स के लिए अच्छा मानोगे, रेंटल गेन बिस में आ जाएंगे। दूसरी बात, तीसरे घर का चंद्रमा ये कहता है, शुक्र नाड़ी ये कहती है कि जातक जो रहेगा, जातक टू बी वेरी प्रिसाइज विल हैव द ब्लेसिंग ऑफ सरस्वती। सो सरस्वती की ब्लेसिंग्स किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है? देखिए, सरस्वती की ब्लेसिंग्स या तो विद्या लर्निंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है, या आपके स्पीकिंग स्किल्स की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। तो सरस्वती की ब्लेसिंग जब तीसरे घर के चंद्रमा के लिए कहा गया, तो इट मीन्स द पर्सन माइट हैव सम गुड नॉलेज, माइट बी वेरी गुड इन द एजुकेशन, और हो सकता है जातक के पास कोई स्किल हो, लाइक गाना गाने का स्किल हो, सिंगिंग का स्किल हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का स्किल हो। तो इस तरह के जो आर्टिस्टिक स्किल होते हैं, जो सरस्वती की कृपा से आते हैं, क्योंकि म्यूज़िक का, आई गेस म्यूज़िक के लिए भी सरस्वती का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह की स्किल या आर्ट का कोई स्किल है, तो वो आपको तीसरे घर के चंद्रमा से मिलेगा। चौथे घर के चंद्रमा के लिए क्या कहा गया? देखिए, चौथे घर का चंद्रमा इज़ वेरी गुड, द पर्सन विल लिव इन अ गुड बंगलो और अ गुड हाउस। हो सकता है जातक के घर और गाड़ी का कलर वाइट या क्रीम बेस्ड हो, मतलब जातक जो घर बनाए उसमें वाइट या क्रीम थीम रखे, या गाड़ी ले तो सिल्वर या वाइट कलर की गाड़ी लेगा जातक। फोर्थ हाउस मून का मैंने काफ़ी कॉमन ये देखा है, गाड़ी जो आपकी आएगी वो वाइट या सिल्वर कलर की आ सकती है, और घर का भी ये थीम हो सकता है। ये शुक्र नाड़ी में मेंशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुक्र नाड़ी से अगर चौथे घर का चंद्रमा है और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, चौथे घर में चंद्रमा है और उस पर शनि, मंगल, राहु, इस तरह के पाप ग्रहों की दृष्टि है, या पाप ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो माता के लिए बहुत खराब है, माता को बहुत कष्ट देगा, माता को बहुत प्रॉब्लम देगा, माता की आयु को भी कम कर सकता है। सो ये माता की आयु को नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला ये एक कॉम्बिनेशन है, अगर जातक का फोर्थ हाउस का मून है एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स। हाँ, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र, बृहस्पति, इस तरह के शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह वहाँ पे आके बैठ चुके हैं, तो माता के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, एक चीज़ मैं सेकंड हाउस मून में आपको बताना भूल गया, तो सेकंड हाउस मून में शुक्र नाड़ी ने एक और चीज़ मेंशन करी है कि 17 की उम्र तक, 17 वर्ष की उम्र तक, 17 वर्ष की आयु तक जातक बीमार रहेगा और उसके बाद ठीक रहेगा। अगर जातक 17 ईयर्स की आयु क्रॉस कर दे, सेकंड हाउस मून वाला, तो पर्सन विल लिव टिल द एज ऑफ 70। तो सेकंड हाउस में मून है और जातक ने अगर जातक ने 17 वर्ष की आयु क्रॉस कर दी है, 17 हो चुका है, तो हाई चांसेस द पर्सन माइट लिव अप टू द एज ऑफ 70। अदरवाइज 17 की एज तक कुछ थ्रेट, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कॉमन है, देखी गई, जो मैंने भी कुछ काफ़ी केसेस में एक्सपीरियंस करा, खुद भी एक्सपीरियंस करा। तो ये चीज़ सेकंड हाउस मून में मुझे आपको बताना रह गई थी। ओके दूसरा, फर्स्ट हाउस के मून के अंदर एक चीज़ और बताना रह गई थी कि फर्स्ट हाउस के मून वाले को कोई ब्लेम लग सकता है, कोई दोष लग सकता है, या कोई डिफेमेशन आ सकती है ड्यू टू वुमेन। तो विमेन के कारण डिफेमेशन, विमेन के कारण कोई बदनामी, इस तरह की सिनेरियो बन सकता है अगर आपका फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो। और वो 2 या 3 टाइप का जो लाइफ डेंजर बताया गया है, पानी के कारण, फीवर के कारण, वाटर बेस्ड डिसीजेस के कारण और फायर के कारण, वो भी ध्यान रखिएगा। वैसे 2 डेंजर्स आएंगे लाइफ में पक्का। तो यहाँ तक हमारा फोर्थ हाउस मून भी हमने कवर कर दिया, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ हाउस मून। देखिए, फिफ्थ हाउस मून को काफ़ी अच्छा माना गया। फिफ्थ हाउस मून शोज ब्लेसिंग ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की ब्लेसिंग जातक के पास है, द पर्सन विल बी वेल्दी। फिफ्थ हाउस मून वाले को हो सकता है बिना कुछ किए लोग अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीज़ गिफ्ट कर दें। फिफ्थ हाउस, क्योंकि नलीन भाई देसाई ये काफ़ी हमारे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। सो आई गेस नाउ ही इज़ नो मोर। तो नलीन भाई की जो प्लानिटरी सीरीज़ थी एक, उसमें उन्होंने फिफ्थ हाउस मून के लिए कहा था कि फिफ्थ हाउस मून वाले को कोई गिफ्ट मिलेगी। मतलब काफ़ी केसेस में ना इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इनको हो सकता है काफ़ी केसेस में कोई आके गिफ्ट कर जाए। और शुक्र नाड़ी भी ये कहती है द पर्सन विल हैव ब्लेसिंग ऑफ लक्ष्मी, वेल्थ, कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट मिलेगी। और शुक्र नाड़ी तो इस हद तक कहती है कि पर्सन विल हैव लॉट ऑफ अफेयर्स, लॉट ऑफ रिलेशनशिप, एंड दोज वुमेन विद हुम ही विल हैव रिलेशनशिप विल गिव हिम मनी। तो शुक्र नाड़ी तो ये कहती है कि जिन लेडीज़ के साथ या जिन लड़कियों के साथ जातक का अफेयर बनेगा, पंचम घर के चंद्रमा वाले जातक का अफेयर बनेगा, वही लेडीज़, वही लड़कियाँ उस जातक को पैसा दे देगी, या कोई मतलब इस तरह का फाइनेंशियल कोई हेल्प कर देगी।
जो कि मैंने काफ़ी केसेस में देखा है। 5th हाउस मून वाले को उनकी गर्लफ्रेंड या उनके वाइफ से काफ़ी अच्छा गेन मिलता है फाइनेंशियली। 6th हाउस मून, देखिए 6th हाउस मून इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग प्लेसमेंट। ओके, 6th हाउस का चंद्रमा और 1st हाउस का चंद्रमा, 6th हाउस का चंद्रमा और 1st हाउस का चंद्रमा अगर हो और पाप ग्रहों से दृष्टि हो तो ये थोड़ा मेंटल इलनेस या कुछ साइकोलॉजिकल इस तरह की मतलब अनस्टेबिलिटी भी बता सकता है। तो अगर आपके पहले घर का चंद्रमा है या छठे घर का चंद्रमा है और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, मीन्स या तो 1st हाउस में मून है या 6th हाउस में मून है, एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स लाइक सैटर्न, राहु, मार्स, तो या पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा है पहले या छठे घर में, तो जातक को या जातक के परिवार में किसी को कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, मेंटली कोई डिस्टर्ब हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, इस तरह की जो भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये चीज़ें होने के योग बढ़ जाएंगे। माता की सेहत और माता की हेल्थ को भी 6th हाउस का मून नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जनरली इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट, थोड़ा अनस्टेबिलिटी देता है। और देखिए चंद्रमा से मेरे को एक चीज़ और याद आई, देखिए काफ़ी लोग फूड बिजनेस में आना चाहते हैं, फूड रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। देखिए अन्न या फूड से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए आपको अच्छा चंद्रमा चाहिए, क्योंकि आप उसी प्लैनेट से कमा सकते हो, उसी प्लैनेट से अर्न कर सकते हो जो आपकी कुंडली में अच्छा होगा। जो आपकी कुंडली में ख़राब होगा उससे आप अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ख़राब प्लैनेट के लिए रेमेडी बताई जाती है कि उससे रिलेटेड चीज़ें दान करो, डोनेट करो। तो अगर आपका मून ख़राब है तो आपको अन्न दान करना है, आपको फूड डोनेट करना है, आप उससे कमा नहीं सकते। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें घर में है, पाप पीड़ित है या बहुत पाप ग्रहों का उसमें प्रभाव है, मीन्स चंद्रमा खराब स्थिति में है आपका, या नीच का चंद्रमा है, तो आप फूड बिजनेस में रिस्क ना लें, क्योंकि आपका कर्म है अन्न का दान करना, फूड की डोनेशन करना, क्योंकि वो प्लैनेट खराब है, उसको ठीक करने का तरीका उससे रिलेटेड चीज़ें डोनेट करो। उससे कमाने के लिए आपको प्लैनेट कुंडली में अच्छी स्थिति में चाहिए। तो ये जो खराब स्थिति का चंद्रमा होता है ना, ये फूड बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया। नाउ कमिंग टू दी 7th हाउस मून, 7th हाउस मून के लिए भी काफ़ी अच्छा कहा गया। 7th हाउस मून अगर जातक का है तो शुक्र नाड़ी से इस पर्सन विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, वेरी ब्यूटीफुल पार्टनर, विल बी यंगर इन एज, might have multiple relationships also, okay, and females will want a relationship with these persons। तो 7वें घर के चंद्रमा को काफ़ी अच्छा माना गया इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप। इट गिव्स, मतलब ये काफ़ी एक अपोजिट जो सेक्स है उससे काफ़ी एक कंफर्ट जातक को देता है। तो 7th हाउस का मून इज़ अ गुड प्लेसमेंट। ओके, नाड़ी में, मतलब शुक्र नाड़ी में इस हद तक ही मैंशनड है। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस चंद्रमा, देखिए 8th हाउस चंद्रमा इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट अगेन। एक तो 8वें घर में चंद्रमा हो तो इट इज़ अ मारन कारण स्थान फॉर चंद्रमा। 8वां घर चंद्रमा के लिए एक मारन कारण स्थान है। मारन कारण स्थान का मतलब है 8वें घर में चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो पहली प्रेडिक्शन, अगर 8वें घर में चंद्रमा हो तो मदर या कोई मदरली फिगर या घर की कोई फीमेल, तो मदर या मदरली फिगर्स, ओके, या घर की कोई फीमेल, किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी लग सकती है, लॉन्ग टर्म बीमारी लग सकती है, या हो सकता है इनमें से किसी की आयु भी प्रभावित हो जाए। तो 8वें घर का चंद्रमा इस दी मारन कारण स्थान चंद्रमा, तो घर की फीमेल्स, स्पेशली मदरली फिगर्स, बट फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे हैव अ रिस्क, दे माइट गेट अ क्रॉनिक इलनेस, खासकर मदरली फिगर्स को, और हो सकता है उससे उनकी आयु भी प्रभावित हो। शुक्र नाड़ी तो कहती है दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट, ये बहुत प्रॉब्लम्स देता है जातक को, ये जातक की लॉन्जिविटी पे भी खराब प्रभाव डालेगा। बट देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये काफ़ी अलग हैं और काफ़ी स्नैपशॉट हैं। तो आपका काम है इसको टेस्ट करें, इसके ऊपर डायरेक्टली आप कंक्लूजन में जंप ना करें। ओके, मैं भी अभी इसको टेस्ट ही कर रहा हूँ, और जब आप इसकी टेस्टिंग करो तो मेन चीज़ ये भी देखें ना, बाकी जो सूत्र हैं उनके साथ भी इन टेक्निक्स को अप्लाई करें। अगर आप लॉन्जेविटी, आयु देख रहे हैं तो आयु के लिए बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी देखें। सिर्फ 8वें घर के चंद्रमा के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि जातक की आयु कम होगी। हाँ, एक इंडिकेशन है कि आयु को नेगेटिवली प्रभाव कर सकता है, नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है और आयु को थोड़ा कम कर सकता है। दूसरा, शुक्र नाड़ी से इसके ऐसा जातक एक टाइम पे फाइनेंशियली बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगा, फाइनेंशियली दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है लोन लेना पड़े या बैंकरप्ट हो जाए या गरीबी में ज़िंदगी निकाल दे। सो ये भी एक शुक्र नाड़ी का ओपिनियन है कि ये थोड़ा मीन्स इट गिव्स पॉवर्टी काइंड ऑफ सिचुएशन और फाइनेंशियल हार्डशिप ये देता है। बट अगेन सेकंड हाउस को भी देखें, शुक्र को भी देखें, बाकी फैक्टर्स को भी देखें। 8वें घर के चंद्रमा के ऊपर अकेले पे आप ये डिसाइड ना करें कि जातक की फाइनेंशियल स्थिति खराब रहेगी, बट हाँ एक इंडिकेशन ज़रूर है। और कमिंग टू दी 9th हाउस मून, 9th हाउस मून के लिए काफ़ी अच्छा कहा गया। अगेन शुक्र नाड़ी से इस जातक मंदिर या टेम्पल या स्कूल कंस्ट्रक्ट कराएगा, मीन्स कोई पुण्य करेगा।
वेल जो होता है कुआं कंस्ट्रक्ट कराएगा या कराना चाहिए जातक को। मेरे हिसाब से रेमेडी भी है कि 9th हाउस का चंद्रमा हो तो मंदिर, स्कूल, पानी का कुआं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन करानी चाहिए जो पब्लिक वर्क में काम आ जाए। द पर्सन विल हैव अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो ये शुक्र नाड़ी में मेंशन है कि जातक के ऊपर भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स होंगी। ऐसे जातक को वृंदावन जाना चाहिए या जो भी कृष्ण मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करने चाहिए और श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फॉर्म में उनकी पूजा करें, चाहे आप कोई, अगर आपके पास कोई मंत्र है, आपके गुरु ने इनिशिएट करा है तो भी, अगर नहीं भी है तो मीन्स इन एनी फॉर्म यू कैन वर्शिप, बट कृष्ण वर्शिप इज सजेस्टेड। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, वेल्थ काफ़ी अच्छा देगा ये। दिस इज अगेन दिस ऑल्सो शोज अ वेरी गुड वेल्थ योगा। 9th हाउस मून पर्सन इज़ वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेल्दी। और मैंने देखा है 9th हाउस के चंद्रमा वाले जातकों का राइज काफ़ी अच्छा होता है लाइफ में। नाउ कमिंग टू दी 10th हाउस मून। तो 10th हाउस मून के लिए क्या कहा गया? 10th हाउस मून के लिए आई गेस एक प्रेडिक्शन शुक्र नाड़ी कहती है कि अगर 10th हाउस में चंद्रमा हो तो 10th डे या 10th मंथ या 10th ईयर जो आपकी लाइफ की होगी उसमें मदर को या जातक को कोई रिस्क हो सकता है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है। अब ये भी टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड है, काफ़ी केसेस में टेस्ट करना पड़ेगा। सो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन में डाउट है थोड़ा। सो 10th डे फ्रॉम द बर्थ या 10th मंथ फ्रॉम द बर्थ या 10th ईयर फ्रॉम द बर्थ, सो 10वां महीना, 10वां दिन या 10वीं साल आपके जन्म से आपकी माता को कष्ट देगी, आपकी मदर के लिए ख़राब रह सकती है या आपको कोई हेल्थ इशू दे सकती है। मीन्स उस साल में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। जातक को एक पब्लिक फिगर बना सकता है, फेम दे सकता है, विलेज लाइक रूलरशिप भी दे सकता है। विलेज लाइक रूलरशिप मतलब हो सकता है जातक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जाए या इस तरह की पोजीशन में जाए जहाँ पे जातक के पास मतलब किसी तरह की अथॉरिटी हो टू कंट्रोल, तो एक रूलरशिप दे सकता है ओवर द विलेज या विलेज काइंड ऑफ अथॉरिटी दे सकता है। तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट, एक अच्छी ये प्लेसमेंट मानी गई। अगर आपका 10th हाउस का मून है तो फेम बहुत अच्छे लेवल पे फेम देगा। 11th हाउस मून अगेन अ वेरी गुड प्लेसमेंट, कैन गिव मल्टीपल गेन्स, कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो मल्टीपल गेन्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। लाभ स्थान का चंद्रमा इज जनरली वेरी गुड। एक अच्छी स्थिति मानी गई चंद्रमा के लिए। हाँ, 12वें घर के चंद्रमा के लिए फिर खराब बोला गया शुक्र नाड़ी में। तो शुक्र नाड़ी से अगर मून 12th हाउस में हो, 12वें घर का चंद्रमा हो, तो जातक और जातक के बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बच्चों के साथ नहीं बनेगी या बच्चों के कारण दिक्कत आएगी और जातक परेशान रहेगा। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता रहेगा, अननेसेसरी खर्चा होता रहेगा। हो सकता है लोन या डेप्ट भी खड़ा हो जाए जातक के ऊपर और जातक को बीमारियों के ऊपर खर्चा करना पड़े, बीमारी के ऊपर पैसा खर्चना पड़े। तो इट कैन शो नेगेटिव एक्सपेंडिचर। नेगेटिव एक्सपेंडिचर मतलब खराब चीज़ों के ऊपर खर्चा, बीमारी के ऊपर खर्चा, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों पे खर्चा। मोर देन डैट बच्चों के साथ नहीं बनेगी, बच्चों के कारण दिक्कत आएगी और ये लोन इशू भी बता सकता है, डेप्ट इशू भी बता सकता है। देखिए इसमें ज़्यादा अगर पॉइंट्स तो मैंने शुक्र नाड़ी से एज इट इज़ ही ले लिए हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने अपने भी ऐड करे हैं। तो कोई बाद में ऐसा ना बोले कि आप कुछ चीज़ें अपनी साइड से बता रहे हो। तो यस, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी साइड से भी ऐड करी है, कुछ शुक्र नाड़ी से ली है। तो आप ये टेस्ट करें। बाकी किसी, बट देखिए ये सिंगल प्लैनेट जो प्लेसमेंट होती है ना, ये एक इंडिकेटिव होता है, इंडिकेशन देता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ हो सकती है। अब उस पॉसिबिलिटी की कंफर्मेशन पूरा चार्ट देख के ही होगी, तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन। ओके, और हाँ, अगर किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने लास्ट बार भी बताया था कि हमारी वेबसाइट रेडी है, लॉन्च्ड है, astrosatvik.com आप सर्च कर सकते हो। सो astrosatvik.com अगर आप सर्च करोगे, हमारी कंसल्टेशन सेक्शन एक बना हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल कंसल्टेशंस वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। जो भी आपको सुटेबल लगती है वो आप चूज़ करें और फॉर्म फिलअप कर दे, फॉर्म मेरे को डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। तो मेरी वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आप वहाँ पे जाके कंसल्टेशन सेक्शन में जाके यू कैन चूज़ द कंसल्टेशन, फिल द फॉर्म। ओके, सो या थैंक यू सो मच।